वालेकुम। न्यूक्लियर स्कैटरिंग का टॉपिक हम देखेंगे। इससे पहले हमने कूलम स्कैटरिंग देखा, जिसमें कि हमारा इनकमिंग पार्टिकल लो एनर्जी का होता है और वो न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन जो है वो बैरली कूलम्बिक इंटरेक्शन होता है, जिसमें कि इनकमिंग पार्टिकल जो है वो स्कैटर हो जाता है। और ज़ाहिर है इनकमिंग पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस है, ये कोई चार्ज पार्टिकल है, सो कूलम्बिक इंटरेक्शन होगा, यानी ये कि रिपल्शन की वजह से ये पार्टिकल जो है वो किसी तरफ को स्कैटर हो जाएगा। न्यूक्लियस के साथ ये किसी भी किस्म का इंटरनली न्यूक्लियस की न्यूक्लियर फोर्स जो है, कोई भी दोनों पार्टिकल एक दूसरे की न्यूक्लियर फोर्स जो है उसको नहीं फील कर पाते। सो barely there, since the incoming particle has less energy, और इम्पैक्ट पैरामीटर भी जो है वो लो होता है। सो इम्पैक्ट पैरामीटर इनफैक्ट हाई होता है। सो हाई इम्पैक्ट पैरामीटर का मतलब है कि इससे जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा, सो वो ऊपर ऊपर से ही स्कैटर हो जाएंगे, इसके साथ हेड ऑन कोलिजन जो है वो नहीं करेंगे, और अगर करेंगे भी तो वो बहुत दूर से पार्टिकल जो है वो स्कैटर हो जाएगा, और ये कि किसी भी किस्म का न्यूक्लियर फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस जो है वो फेल्ट विल नॉट बी फेल्ट बाय द इनकमिंग पार्टिकल। So, in nuclear scattering, on the opposite, the incoming particle has high energy, so it can penetrate the Coulomb barrier of the nucleus. So now it can penetrate the Coulomb barrier and it can feel the nuclear force of the nucleus. अब ये जो न्यूक्लियर फोर्स फील करेगा, तो कहते हैं ये जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट होता है उसकी जो स्कैटरिंग है, दिस स्कैटरिंग नाउ रिजेंबल समथिंग फ्रॉम द ऑप्टिक्स। सो elastic nuclear scattering of particles bear a strong resemblance to the familiar problem from the optics, the diffraction of light by an opaque disk. So you have an opaque disk that absorbs the photon, but then photon जो इसके किनारे पर जाके टकराएंगे, ये फोटोन स्क्रीन पर एक डायफ्रैक्शन पैटर्न क्रिएट करते हैं, जो कि ये बताता है कि और ये पैटर्न तभी क्रिएट होता है, जाहिर है, कि जब हमारी इनकमिंग जो लाइट है उसकी जो वेवलेंथ है, इट मैचेस दी size of this disk. So similar is true for the in case of the nucleus, that is when you have high energy incoming particle, it has shorter wavelength, so it matches the size of the nucleus or is in order, या कुछ times बड़ी होगी, या so of the order of the size of the nucleus. So then nucleus will act as an opaque disk. Opaque disk का क्या मतलब है कि nucleus will act as an object that is highly absorbing for nucleons. So जो भी nucleon इसके ऊपर इसके साथ interact करता है, it has a high capacity to absorb that nucleon. But then from the edges, वो जो न्यूक्लियन स्कैटर्ड होंगे, दे विल क्रिएट अ डायफ्रैक्शन पैटर्न दैट इज़ मैक्सिमाज एंड मिनिमाज। अब यहाँ पे ये हमारे पास इंटेंसिटी है, दिस इज डायफ्रैक्शन पैटर्न लाइट इंसिडेंट ऑन अ सर्कुलर अपर्चर। सो दिस इज द पैटर्न फ्रॉम द ऑप्टिक्स, एंड इफ़ यू सी द पैटर्न इन केस ऑफ लेड, सो दिस इज लेड, और उसके ऊपर हमने बम्बार्ड किया है अल्फा पार्टिकल्स, 14 MeV न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया हमने। सो अल्फा पार्टिकल नहीं, दिस आर अनचार्ज पार्टिकल न्यूट्रॉन्स। सो न्यूट्रॉन को लेड के ऊपर से स्कैटर किया हमने, और हमें ये दिख रहा है कि देयर इज़ अ मैक्सिमा मिनिमा पैटर्न हमें नज़र आ रहा है। तो ये there is a similarity between the two phenomena. In the optical case, diffraction at the sharp edge result in series of maximas and minimas. The first minima occur at this particular distance. The succeeding minimas roughly are of equally space, और then ये कि उनकी intensity जो है वो decrease होती रहती है as the minimas go from center to edges. और अब ये जो नेक्स्ट आपके पास ग्राफ्स हैं, दीज आर फॉर ऑल्सो लेड, बट देन दीज आर फॉर प्रोटॉन्स। सो ये चार्ज पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन, उनके लिए आपके पास ये पैटर्न है। सो ये पैटर्न आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है, यानी आपको इसके बारे में हम देखते हैं कि कहता है कि न्यूक्लियस इज़ अ स्ट्रांगली एब्जॉर्बिंग ऑब्जेक्ट फॉर न्यूक्लियन, एंड दस द एनालॉजी विद एन ओपेक डिस्क इज़ क्वाइट वैलिड. For charge particle, we must deal with the interference between nuclear and Coulomb scattering. अब यहाँ पर अगर जैसे हमने प्रोटॉन की बात की, तो अगर चार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रॉन तो अनचार्ज पार्टिकल है, सो वो तो सिंपली आपको एक डायफ्रैक्शन पैटर्न दे देगा, बट देन प्रोटॉन इज़ अ चार्ज पार्टिकल, और जब चार्ज पार्टिकल होगा तो ना सिर्फ वो चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन जो है उसका न्यूक्लियस के साथ कूलम्बिक इंटरेक्शन होगा, बल्कि न्यूक्लियर इंट्रैक्शन भी होगा। सो न्यूक्लियर एंड कोलम्बिक स्कैटरिंग दोनों इसमें आएंगे। तो फिर यानी
हमें उन दोनों को जो हमारा क्रॉस सेक्शन होगा वो उन दोनों का सम होगा. It is this effect that is responsible for deviation of scattering cross section from Rutherford formula. सो हम देखें कि जो हाई एनर्जी अगर सो यानी हमारे पास जो ऊपर हमने कूलम्बिक स्कैटरिंग पढ़ी, जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट है, हमने देखा था कि कूलम स्कैटरिंग में साइन की पावर 4 के साथ इन्वर्स रिलेशन है जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है उसका. सो ये क्रॉस सेक्शन का जो भी रिजल्ट हमारे पास मैथमेटिकली ग्राफिकली शो हो रहे थे, देयर इज़ सम काइंड ऑफ डेविएशन इन रियल एक्सपेरिमेंट्स. वो कहते हैं वो रियल एक्सपेरिमेंट में डेविएशन क्यों होती है, वो इसीलिए होती है क्योंकि जो प्रोटॉन है जब वो न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करेगा तो वो न्यूक्लियर इंटरेक्शन भी कर सकता है. ठीक है, कोलम्बिक ही नहीं सिर्फ. तो रदरफोर्ड फार्मूला वहाँ पर थोड़ा सा फेल हो जाता है, या वहाँ पर इन अदर वर्ड्स आप ये कह लें कि उधर कूलम इंटरेक्शन भी ऐड करने की ज़रूरत पेश आती है. वी विश टू observe the elastic scattering of nucleon in the form of diffraction like pattern. We must eliminate the effect of Rutherford scattering. So अगर कहते हैं कि हमें चार्ज पार्टिकल की न्यूक्लियर स्कैटरिंग देखनी है डायफ्रैक्शन लाइक, तो हमें रदरफोर्ड स्कैटरिंग जो है उसको एलिमिनेट करना है या उसको ख़त्म करना है. और दिस कैन बी डन इन 2 ways. रदरफोर्ड स्कैटरिंग तभी होगी, रिमेंबर, व्हेन यू हैव अ पार्टिकल दैट इज़ ऑफ लो एनर्जी और वो हायर एंगल के ऊपर यानी वो डायरेक्ट न्यूक्लियस के साथ हेड ऑन क्लूजन नहीं कर रहा. सो कहते हैं फर्स्ट, और एक और तरीका ये है कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग को अवॉइड करने का कि हम अनचार्ज पार्टिकल ले लें, क्योंकि वो फिर कूलम्बिक इंट्रैक्शन ही नहीं करेगा. द फर्स्ट इज़ टू यूज़ अनचार्ज न्यूट्रॉन एज दी स्कैटर्ड पार्टिकल. सो हमने ऊपर एग्जांपल देखी कि कैसे जो है वो डिफ्रैक्शन पैटर्न क्रिएट करेगा. One particular difference between the nuclear scattering and optical diffraction is that the minimum do not fall to zero. So minima जो है वो eventually वो diffuse होते हैं, और यानी ये कह रहा है कि जो हमारे पास यहाँ पर ये मिनिमा जो है वो एक्चुअली फॉल टू ज़ीरो हो जाएंगे. लेकिन इन केस ऑफ न्यूट्रॉन दिस मिनिमाज eventually their intensity goes on decreasing, but they don't like sharply fall to zero. And this is because the nucleus has not a defined kind of edge. तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है उसका जो एज है वो फजी है. अब रिमेंबर हम यहाँ पे न्यूक्लियन के आपस में इंट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, या ये बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो कैसे दूसरे न्यूक्लियन को, इनकमिंग न्यूक्लियन को इफेक्ट कर रही है. तो फिर ये जो अगर शार्प एजेस जो है वो अगर नहीं होंगे, तो इसका मतलब है ये मतलब हमारे पास अगर ये मिनिमा जो है वो इवेंचुअली डिक्रीजिंग इंटेंसिटी का हो रहा है और ज़ीरो को नहीं जा रहा, तो मतलब हमारी जो न्यूक्लियस के एजेस हैं दे आर नॉट शार्प. सो न्यूक्लियन जो है वो बहुत आप कह लें कि इट टेक्स क्वाइट लेंथ ऑफ nucleus to for the nucleon density to go to zero. So हमें एक over certain range of length मिलेगी जिसके ऊपर जो इंटेंसिटी है न्यूक्लियन की, डेंसिटी है इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियन की डेंसिटी वो एवेंचुअली जो है वो ज़ीरो को पहुंचेगी, और देयर इज़ नो शार्प बाउंड्रीज ऑफ द न्यूक्लियस. सो दिस इज़ वन ऑफ द फैक्ट दैट इज़ डिराइव फ्रॉम दिस डिफ्रैक्शन पैटर्न्स के न्यूक्लियन के न्यूक्लियाई डू नॉट हैव अ शार्प एज. So this is the result of this experiment. For charged particle, we must take 2 steps to reduce the effect of interference with Coulomb scattering. So first was अगर आपको यानी कूलम स्कैटरिंग स्टडी करनी है तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग को मिनिमाइज़ करने का पहला तरीका ये था कि हम अनचार्ज पार्टिकल यूज़ करें, यानी न्यूट्रॉन. बट कहता है अगर आपके पास चार्ज पार्टिकल है तो देयर आर 2 मेथड्स कि जिससे हम इस इफेक्ट को यानी रदरफोर्ड स्कैटरिंग को रिड्यूस कर सकते हैं. वी वर्क एट हाई एनर्जीज़. ठीक है, हम पार्टिकल को हाई एनर्जी पर जो है वो इनकमिंग पार्टिकल अगर आएंगे तो दे विल हैव मोर चांस टू पेनिट्रेट द कूलम बैरियर एंड टू फील द न्यूक्लियर इंटरेक्शन ऑफ द न्यूक्लियस. ठीक है, हाई एनर्जी पर आएंगे, मोर इज़ द चांस के वो कूलम इंटरेक्शन से आगे गुजर जाएं, वो रिपेल ना हो और वो न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर इंटरेक्शन है, न्यूक्लियर फोर्स है, वो उसको फील कर पाएँ. So that the Rutherford cross section is small and projectile can more easily penetrate to feel the nuclear interaction. And we observe at larger, and the second one is that we observe the scattering at larger angles. ठीक है, दूसरा ये है कि
हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स हैं, बट देन हम हाई अगर एनर्जी नहीं रख रहे तो हम ऐसे पार्टिकल को जो है वो ऑब्जर्व करें जो कि लार्जर एंगल्स के ऊपर स्कैटर हुए हैं, वेयर अगेन द रदरफोर्ड क्रॉस सेक्शन इज स्मॉल एंड वेयर द स्मॉल इम्पैक्ट पैरामीटर ऑल्सो हेल्प्स टू गारंटी न्यूक्लियर पेनिट्रेशन। सो यहाँ पे हमें ये कह रहा है कि हमारा जो न्यूक्लियस है, या तो हम इसका रिमेंबर हमने कहा था कि इम्पैक्ट पैरामीटर स्मॉल होगा तो ये हेड ऑन क्लूजन करेगा। सो अगर हेड ऑन क्लूजन करने वाले से तो हम डायरेक्टली न्यूक्लियस का रेडियस पता कर लेंगे। हाँ, जो बहुत दूर दूर से स्कैटर होंगे ये आप देखो कि ये यानी स्मॉलर एंगल पर डायफ्रैक्ट हो रहे हैं ना, स्क्रीन के ऊपर ये सीधा ही जाके जो है वो किसी जगह पर ग्लो पैदा करेंगे या सीधा ही जाके स्ट्राइक करेंगे। जो थोड़े से न्यूक्लियस के करीब हैं, हमने देखा था कि वो थोड़ा ज़्यादा एंगल बनाएंगे, और थोड़े और ज़्यादा इम्पैक्ट पैरामीटर कम वाले जो हैं वो और ज़्यादा हायर एंगल के ऊपर स्कैटर होंगे। तो जितने ज़्यादा करीब कोई भी पार्टिकल न्यूक्लियस के आएगा उतना ही वो बड़ा एक एंगल जो है उससे स्कैटर होगा। ठीक है, ये बात हमने इस्टेब्लिश कर ली थी कि वो हमने रिंग्स बनाए थे, हमने कहा था कि इस रिंग के यहाँ पर वाला जो है वो सीधा जाएगा, लेकिन ये वाला जो है वो इस एंगल पे जा रहा होगा। तो the greater the particle is the greater is the distance of the particle from the center of the nucleus, the smaller is the angle। ठीक है, सो अब इसका मतलब है कि अगर हमें न्यूक्लियस के बहुत करीब पहुंचना है तो इम्पैक्ट पैरामीटर कम होना चाहिए, और इम्पैक्ट पैरामीटर कम वाले जो न्यूक्लियॉन होंगे वो कैसे स्कैटर होंगे, हायर एंगल्स के ऊपर। तो हमें उन न्यूक्लियॉन्स को देखना है जो लो इम्पैक्ट पैरामीटर वाले हैं और वो हायर एंगल के ऊपर स्कैटर होंगे, तो उनके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो न्यूक्लियस की न्यूक्लियर फोर्स को फील कर पाएँ, तो वो ज़्यादा हमें जो है वो न्यूक्लियर स्कैटरिंग देगी, या उनसे जो पैटर्न बन रहा होगा वो आप कह लो कि डायफ्रैक्शन पैटर्न होगा। तो जैसे यहाँ पे हमने प्रोटॉन की बात की, हमने कहा कि ये I hope this is proton. So in figure number 11.15 A में क्या है, at low energies PB 14 MeV आपके पास प्रोटॉन है। ठीक है, सो प्रोटॉन्स 14 MeV लो एनर्जी के ऊपर डायफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो कहाँ पे आ रहा है, एंगल्स बियॉन्ड 60 पर। तो 60 डिग्री से बियॉन्ड आपके पास ये जो है ना डायफ्रैक्शन पैटर्न दिख रहा है, ये डायफ्रैक्शन पैटर्न नहीं है। सो ये यहाँ पे देखेंगे एक मैक्सिमा मिनिमा, फिर सो इस तरह का पैटर्न हमें हायर एंगल्स के ऊपर दिख रहा है, लोअर एंगल्स के ऊपर नहीं है। सो अगर आपके पास पार्टिकल की एनर्जी जो है वो लो है, सो यू विल ऑब्जर्व the nucleon scattered at higher angles to see the nuclear interaction of charged particles, but otherwise आपके पास ये कि ज़्यादा अगर एनर्जी के प्रोटॉन्स होंगे, सो देन यू कैन ऑल्सो सी द रिजल्ट्स एट लोअर एंगल्स एज वेल। सो वन रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियन इलास्टिक स्कैटरिंग स्टडीज इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ, कहता है इससे पहले हमने बात की थी कि कूलम इंटरेक्शन में कि जब पार्टिकल जो है वो हेड ऑन क्लूजन करेगा, सो उससे हम न्यूक्लियस का डायमीटर जो है वो पता कर सकते हैं। सो बेसिकली जब भी कूलम इंटरेक्शन जब भी न्यूक्लियन जो है वो हेड ऑन क्लूजन कर रहा होगा, सो इसमें मोर इज़ अ चांस कि जो न्यूक्लियन है वो कूलम स्कैटरिंग कर रहा है रादर देन न्यूक्लियस स्कैटरिंग कर रहा है रादर देन कूलम स्कैटरिंग। जैसे हमने अभी बात की कि जो हायर एंगल के ऊपर स्कैटरिंग है, यानी 180 डिग्री भी एक हायर है, मतलब हाईएस्ट एंगल है ना। सो जो भी इंटरेक्शन हायर एंगल्स पे हो रहे होंगे, यानी न्यूक्लियस के करीब करीब जो भी पार्टिकल आके यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं लो इम्पैक्ट पैरामीटर पे, ये सारे न्यूक्लियर इंटरेक्शन कर रहे होंगे। सो हेड ऑन क्लूजन वाला भी न्यूक्लियर इंटरेक्शन कर रहा है, और क्योंकि कूलम इंटरेक्शन वाले पार्टिकल अगर हेड ऑन क्लूजन करेगा ना तो ये बहुत दूर से ही स्कैटर हो जाएगा, क्योंकि ये हाईली पॉजिटिव चार्ज है, ये खुद भी हाईली पॉजिटिव है, तो ये बहुत दूर से स्कैटर हो जाएगा। तो इसलिए जो न्यूक्लियर स्कैटरिंग वाला है, हम इससे जो न्यूक्लियर स्कैटरिंग करेगा यानी हाई एनर्जी पार्टिकल होगा या 180 डिग्री पर या हायर एंगल के ऊपर हम उसको स्टडी कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा न्यूक्लियस के करीब आ सकता है। तो उससे हम कहता है कि न्यूक्लियस का रेडियस जो है उसके बारे में अंदाज़ा लगाते हैं, और इट हैज़ बीन सीन दैट जो हमने न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ में कहा था कि न्यूक्लियस का रेडियस जो है इट इज़ एस्टिमेटेड टू बी दिस वैल्यू, और तो ये वैल्यू वेरी इट्स क्वाइट कंसिस्टेंट विद द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ डायफ्रैक्शन। जो भी हमारे पास डायफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट है उसमें भी वैल्यू जो है वो इसी तरह की का जो रिजल्ट है वो दे रही है, यही फार्मूला हमारे पास ट्रू होता है। Inelastic nuclear scattering, like inelastic Coulomb scattering result when target nucleus takes energy. So इसके बाद ये बात कर रहा है कि either target nucleus or the incoming particle can be left in a high energy state. So we're not talking about the inelastic collision. However, so we're going to just derive the expressions for the जैसे हमने Coulomb scattering के लिए
क्रॉस सेक्शन निकाला था, यहाँ पे भी इसके लिए हम क्रॉस सेक्शन निकालेंगे और देखेंगे कि व्हाट इज़ द रिएक्शन क्रॉस सेक्शन इन न्यूक्लियर स्कैटरिंग. So we take z axis to be direction of the incident beam and assume it to be represented by the plane wave thus. Corresponding to momentum P is equal to h bar k. The outgoing particle will be represented by spherical waves, so the manipulation become easier if we express the incident wave as superposition of spherical waves. So ये बिल्कुल वैसा ही हमारे पास एक्सपेरिमेंट है जिसमें कि इनकमिंग पार्टिकल को हम प्लेन वेव के तौर पर प्रेजेंट कर रहे हैं. यहाँ पे हमारे पास एक स्कैटरिंग सेंटर है जो कि न्यूक्लियस है, और उसके बाद हमारी जो वेव्स हैं वो आप ऐसे समझ लो जैसे कि पानी की वेव्स जो हैं वो आ रही हैं, उनके आगे जो है वो एक ऑब्स्टेकल है और उसके बाद वो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बन जाते हैं. तो हम आउटगोइंग वेव को स्फेरिकल वेव्स कहेंगे और इनकमिंग वेव को जो कि प्लेन वेव्स हैं तो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ और सुपरपोजिशन ऑफ स्फेरिकल वेव्स. ठीक है, सो मैथमेटिकली हम प्लेन वेव्स को सुपरपोजिशन ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट्स या स्फेरिकल वेव्स जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो इंसिडेंट वेव का जो दिस इज़ द वेव फंक्शन ऑफ इंसिडेंट इनकमिंग वेव्स प्लेन वेव्स. सो ए ई टू द पावर आयोटा के जी ये प्लेन वेव को रिप्रेजेंट करता है. इसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं एज सम ऑफ या सुपरपोजिशन ऑफ स्फेरिकल वेव्स. ए इज़ एम्पलीट्यूड, ये आपके पास ये सिंपली एल्स के ऊपर सम हो रहा है, यानी डिफरेंट एंगुलर मोमेंटा की वेव्स जो हैं वो आपके पास आ रही हैं ना. तो एल इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, सो डिफरेंट एंगुलर मोमेंटा की वेव्स है. उसके बाद ये जो जे है ये आपके पास स्फेरिकल बेसल फंक्शंस हैं जो कि आर डिपेंडेंस है. श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करें तो उसकी आर डिपेंडेंस है, ये बेसल फंक्शंस आते हैं. सो जो हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन है, जब हमारे पास आर और थीटा फाई डिपेंडेंस जो है वो सेपरेट होती है, हम उसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व करते हैं. सो हमारे पास बेसल फंक्शंस निकलते हैं जो कि आर डिपेंडेंस के लिए होते हैं और वाई एल एम्स, यानी इनको हम कहते हैं लेजेंडर पॉलिनोमियल्स वाई एल एम्स. सो ये इनका जो आंसर हमारे पास आता है ये लेजेंडर पॉलिनोमियल्स. सो ये आर डिपेंडेंस है, ये थीटा फाई डिपेंडेंस है. सो दोनों सेपरेट है हमारे पास. सो इस तरह हम इंसिडेंट प्लेन वेव को बंच ऑफ स्फेरिकल वेव पार्शियल वेव्स जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं. पार्शियल वेव्स इसलिए क्योंकि ये एल डिपेंडेंस है हमारे पास. एल इज इक्वल टू 0 1 2 सारे जो है वो कंट्रीब्यूट करके टोटल वेव जो है वो बना रहे हैं. और लेजेंडर पॉलिनोमियल्स ऑफ कोर्स पी नॉट कॉज ऑफ थीटा एंड फॉर एल इज इक्वल टू 0 फॉर एल इज इक्वल टू 1 इट इज कॉस थीटा. ये वैल्यूज़ आपने पहले आपने पढ़ी हुई हैं. This expansion of the incident and eventually the scattered wave is called the partial wave expansion, with each partial wave correspond to a specific angular momentum L. Such a procedure is valid if the nuclear potential is assumed to be central. What makes this so nuclear potential जो है उसको हमने central जो है वो consider किया है, जिसका मतलब है कि हमारे न्यूक्लियस स्कैटरिंग के बाद जो हमारे वेव फ्रंट्स बनेंगे दे विल स्टिल बी आर एंड थीटा फाई जो है उनका आपस में वो सेपरेट होंगे. सो आर जो है वो सेपरेट होगा और एल थीटा और फाई जो है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट होंगे. सो दैट एल फॉर ईच यानी वेव जो स्कैटर्ड होगी हमारे पास एल जो है वो शार्पली डिफाइंड है, या देयर इज़ नो मिक्स ऑफ एल फॉर द वेव्स. तो हमारे पास ऐसा नहीं होगा कि मतलब आर टोटल आर डिपेंडेंस है. थीटा फाई जो है वो आपके पास यहाँ पे जैसे वो कह भी रहा है कि फॉर एल इज इक्वल 0 फॉर एग्जांपल एस वेव जो है वो मोस्टली कंट्रीब्यूट कर रही है कि हम लोअर एंगुलमेंटा जो हैं उससे जो स्कैटर्ड वेव्स हैं हम उन्हीं को देखते हैं, हम हायर एंगुलमेंटा को नहीं देखते, क्योंकि उनमें ये जो हम जो सारा मेथड ऊपर यूज़ कर रहे हैं कि पार्शियल एक्सपेंशन कर रहे हैं जिसमें कि हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से हमने दोनों फंक्शन जो हैं इनको सेपरेट कर दिया है. सो इनमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि मिक्स टुगेदर नहीं है. एल की वैल्यूज़ जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. आर सेपरेट है और थीटा फाई सेपरेट है. सो अगर हम ये मेथड यूज़ कर रहे हैं तो इट इज़ मस्ट कि हम न्यूक्लियस को एज अ सेंट्रल पोटेंशियल कंसिडर करें और हम उनमें भी चंद लोअर एल वैल्यूज़ जो है उनको लेंगे. हायर एल वैल्यूज़ के लिए स्टिल ये चीज़ वैलिड नहीं होगी क्योंकि उनमें एल की वैल्यू जो है ये मिक्सड अप हो सकती हैं. इफ़ द पार्टिकल ऑफ मोमेंटम पी इंटरैक्ट विद इम्पैक्ट पैरामीटर बी देन हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम एल है दिस इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, और एल की वैल्यू जो है वो एल इंटू एल प्लस 1 एच बार होती है. सो यहाँ से अगर हम इसको अप्रॉक्सीमेट कर लें अप्रॉक्सीमेटली दिस इज इक्वल टू एल एच बार. ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली. सो एल की वैल्यू ये है दिस इज़ आर
क्रॉस पी, वेयर पी इज़ मोमेंटम एंड आर इज़ इम्पैक्ट पैरामीटर। सो जिस एंगल से वो रोटेट होगा, जो एंगुलर मोमेंटम उसका बनेगा। सो ये न्यूक्लियस के साथ वो जिस भी बी के साथ आ रहा है ये बी, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली बी, दिस इज बी। और वो जो भी उसका लीनियर मोमेंटम होगा, तो जो भी एंगुलर मोमेंटम होगा वो उससे डिटरमिन होगा। वट एवर एंगुलर मोमेंटम बी एल, दिस विल बी आर क्रॉस पी, वेयर आर इज़ बी, ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे पास बी का रिलेशन आ जाता है कुछ इस तरह से। और फर्दर आप एच बार को h/2 लिख लें। और आपके पास क्या आ रहा है, और पी के साथ आपने क्या किया है कि पी आपके पास होता है h/λ। तो ये वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, और एच से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास आ जाएगा λ/2 और यहाँ पे आ जाएगा l, ठीक है। और फर्दर डाउन आप λ/2 को लैम्डा बार लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे हम एच बार लिखते हैं। सो ये रिड्यूस्ड वेवलेंथ हो जाएगी। सो दिस इज़ रिड्यूस्ड डी ब्रोगली वेवलेंथ। Incidentally, this lambda is k-1, that is inverse of wave number. According to quantum mechanics, L can only be defined in integer units, and thus the semi-classical estimate should be revised somewhat. So L यहाँ पर जो क्वांटम मैकेनिकल L है वो यूज़ होगा। दैट इज़ L जो है उसकी वैल्यूज़ क्वांटाइज होंगी 1 2 3 एंड सो ऑन। दैट इज़ पार्टिकल्स विद angular matter between 0 h bar and 1 h bar will interact through the impact parameter between 0 to lambda. So अगर आप देख रहे हैं कि b जो है वो L पे डिपेंड कर रहा है ना, सॉरी, b इज़ इक्वल टू L टाइम्स लैम्डा बार, ठीक है। तो मतलब L की वैल्यू जब 0 होगी तो b 0 होगा, जब L की वैल्यू 1 होगी तो b क्या होगा h बार, जब L की वैल्यू 2 होगी तो b होगा 2 h बार। तो ये इम्पैक्ट पैरामीटर जो है वो भी क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा। यानी पार्टिकल आइदर दे विल कम विद 0 lambda or lambda bar or 1 lambda bar or 2 lambda bar and so on. So particle with 0 h bar to 1 h bar will interact through impact parameter 0 to lambda bar, and thus effectively over an area of cross section at most pi lambda bar square. So यानी 0, so अगर हम यहाँ पे इसको देखें कि सो ये हमारे पास न्यूक्लियस का सेंटर है। सो पार्टिकल विद 0 लैम्डा बार, यानी वो पार्टिकल जो हेड ऑन जा रहे हैं, सो दे विल बी हियर। दैट्स ए पार्टिकल विद 1 h बार इज़ हियर। सो ये पार्टिकल इस तरह यहाँ पर भी, तो ये पार्टिकल एक पूरा एनुलर रिंग बनाएंगे ना। इस रिंग का जो हमारे पास एरिया होगा वो क्या होगा, सिंस दिस इज़ लैम्डा बार स्क्वायर, सो पाई लैम्डा बार स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा इस रिंग का। with h is between L is between h to 2h bar. The cross section is the ring inner radius of lambda bar and outer 2 lambda bar. So ये तो lambda तक का था, फिर lambda और 2 lambda के बीच में, so this is 2 lambda bar. So lambda bar और 2 lambda bar के बीच में हमारे पास क्या होगा, L की वैल्यू h बार और 2h बार के बीच में होगी, ठीक है। ये थोड़ा सेमी क्लासिकल है वो। अगर आप शार्पली इसको क्लासिकली देखें तो h बार हमारे पास वैल्यू होगी या 2h बार होगी। सेमी क्लासिकल में अगर इसके बीच में भी कोई वैल्यूज़ हैं तो ये वो सारा एरिया उसको कवर करेगा। द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस इनर रिंग, सो इस रिंग का जो फिर क्रॉस सेक्शन है, सो यानी इस रिंग का जो क्रॉस सेक्शन है अंदर वाले को छोड़ के, वो क्या होगा, फिर अंदर वाले का हमारे पास था पाई लैम्डा स्क्वायर, और बाहर वाले का क्या है, इस वाले का, सो यानी इस वाले का टोटल क्या है 2 पाई लैम्डा बार स्क्वायर, और अंदर वाले का पाई लैम्डा बार स्क्वायर। उनको दोनों को आप इनफैक्ट मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ आपको। सो आउटर रिंग जो है उसका हो जाएगा 2 पाई लैम्डा बार स्क्वायर, और इनर वाले का क्या है माइनस पाई लैम्डा बार स्क्वायर, ठीक है। अंदर वाले का पाई लैम्डा बार स्क्वायर इस वाले का, और आउटर वाले का क्या है 2 पाई लैम्डा बार स्क्वायर। सो इनको माइनस करें तो 3 पाई लैम्डा बार स्क्वायर, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है ये आपके पास आ जाता है इस एनुलर रिंग का एरिया, ठीक है, इस एनुलर रिंग का एरिया। We can thus divide the interaction area into number of
जोन्स, ठीक है। एनुलर जोन्स जो हैं उनके अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं टारगेट एरिया को, और उन सभी का जो एरिया होगा, यानी वही एरिया जिसको हम ये भी कहते हैं, सो ये आपके पास होगा दिस वैल्यू। यानी हम यहाँ पे भी जब कर रहे थे सेकंड वाले का, तो हमने फुल यहाँ तक का एरिया लिया, ये वाला, और फिर इसमें से इस वाले को माइनस किया। सो इसी तरह यहाँ पर क्या होगा कि ये L+1 यानी एक हायर माइनस अंदर वाले जितने भी हैं उनका एरिया। सो दिस विल बी, यानी कोलेक्टिवली हम इसको कहेंगे, यहाँ पे इसको खोल के देखें तो ये आपके पास 2L+1 पाई लैम्डा स्क्वायर आएगा। वी कैन एस्टिमेट द मैक्सिमम इम्पैक्ट पैरामीटर फ्रॉम न्यूक्लियर स्कैटरिंग टू बी, मैक्सिमम इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होगा, R is equal to R1 plus R2, where R1 and R2 are the radii of the target and incoming nucleus. So sigma आपके पास आ जाएगा all the L's starting from 0 to R over lambda bar, और ये सारा आपके पास एरिया होगा for all the L's। और इसको फिर आप देखें तो ये आपके पास आ रहा है, अगर आप इसका सम देखें तो दिस इज इक्वल टू पाई R प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर। सो आपके पास ये वो सारे यानी ये हमारे पास टारगेट जो एरिया है ये वो है सारा। व्हेन द वेव इज़ फार फ्रॉम द न्यूक्लियस, जो जे ऑफ एल्स हैं यानी स्फेरिकल बेसल फंक्शंस, उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज दिस, ठीक है जी, साइन ऑफ। सो ये फार्मूला आपको मैथमेटिकल मेथड से मिल जाएगा, इट्स वेरी इजी। सो दिस इज़ द फार्मूला। फर्दर डाउन आप इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, इट्स वेरी इजी, ठीक है। इसका एक्सपोनेंशियल जो है वो इस तरह होता है, माइनस के साथ जो भी इसकी एक्सपोनेंट में वैल्यू है वो डिवाइडेड बाय दिस हाफ आयोटा, इसके साथ आयोटा आएगा, डिवाइडेड बाय 2 आएगा। सो दैट साई इंसिडेंट इज़ नाउ दी, अब यहाँ पे जो हमारे पास इनिशियली था इसमें आप इसकी वैल्यू पुट कर दें तो ये हमारे पास आ रहे हैं फाइनली 11.36। द फर्स्ट टर्म इन ब्रैकेट इन्वॉल्व्स e टू द पावर आयोटा के r रिप्रेजेंट्स एन इनकमिंग स्फेरिकल वेव। तो ये जो माइनस वाली है ये इनकमिंग वेव है, और जो प्लस वाली है प्लस आयोटा वाली ये है आउटगोइंग वेव, ठीक है। वाइल दिस टर्म रिप्रेजेंट्स द आउटगोइंग स्फेरिकल वेव इमर्जिंग फ्रॉम द टारगेट न्यूक्लियस। तो देखिए इनकमिंग वेव में हमारे पास दोनों वेव्स आ रही हैं, यानी इनकमिंग वेव में हमारे पास इनकमिंग वेव भी है और कुछ पार्ट हमारे पास आउटगोइंग वेव का भी है, क्योंकि आपको पता है कि आउटगोइंग वेव जो है वो हायर एंगल के ऊपर स्कैटर्ड भी कर सकती है। तो इनकमिंग वेव में यानी वो वेव जो कि टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर आके स्ट्राइक कर रही है, इसमें आउटगोइंग कंपोनेंट भी हो सकते हैं जो हायर एंगल के ऊपर स्कैटर होंगे। सो देयर इज़ अ पार्ट ऑफ द वेव दैट शोज़ कि ये आउटगोइंग वेव्स हैं। The superposition of these two spherical waves of course gives the plane wave. The scattering can affect only the outgoing wave and can affect it in either of two ways. आउटगोइंग वेव जो है अब उसको वो हमारे पास इनकमिंग वेव की तरह ही बिल्कुल दिख रही है। सो उसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पर एक पैरामीटर जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, एंड दिस इज़ बिकॉज कि आउटगोइंग वेव जो है उसमें जब वो इनकमिंग वेव से वो थोड़ी डिफरेंट होगी इन अ सेंस कि आइदर उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ होगा या चेंज होगा, या फिर ये कि उसका फेस चेंज होगा, ठीक है, एंगल चेंज होगा जिस पे वो स्कैटर हुई है। द चेंज इन एम्पलीट्यूड सजेस्ट दैट देयर मे बी फ्यूअर पार्टिकल्स कमिंग आउट देन देयर वर गोइंग इन, ठीक है। एम्पलीट्यूड का मतलब होगा कि पार्टिकल्स की तादाद में चेंज आया है। हाउएवर keep in mind that the wave function represents only those particles with momentum h bar k. If there is inelastic scattering, the energy will be transferred to the outgoing particle. It is therefore not surprising that there may be fewer particles with this term following the inelastic scattering. It has, of course, outgoing particle and residual nucleus as रिएक्शन चैनल। सो बहरहाल ये कि आउटगोइंग वेव जो है उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इनकमिंग वेव से व्हाट वी आर गोइंग to do is it can be either phase change or amplitude change. So हम यहाँ पे एक फैक्टर ईटा ऑफ एल जो है उसको रखेंगे आउटगोइंग वेव के साथ टू डिफरेंशिएट इट विद द रिस्पेक्ट टू द इनकमिंग वेव। अच्छा, यहाँ से हम